ओके, हाय एवरीवन। सो हम लोगों ने कल यहाँ तक पढ़ लिया था एंड नाउ वी आर कंटिन्यूइंग मोशनल ईएमएफ फ्रॉम लॉरेंज फोर्स। सो लॉरेंज फोर्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यू चार्ज का पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय, जस्ट अ मिनट, that force is given by q v cross b। ये होता है हमारा ऑल्दो लॉरेंज फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है तो ये मैग्नेटिक फोर्स प्लस जो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, दोनों कंबाइंड होके जो फोर्स होता है उसे हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। सो यहाँ की वजह से मोशनल ईएमएफ कैसे आता है वो हमें थोड़ा सा देखना है। सो यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर में आपको एक कंडक्टिंग रोड दिख रही होगी PQ। कंडक्टर PQ इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है आपको, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड्स दिख रहा है। ये डॉट आपका मतलब है कि वो बाहर की तरफ है। PQ इज मूव विद द वेलोसिटी v। अब देखो नीचे की डायरेक्शन में ये v वेलोसिटी आप देख पा रहे हो कि ये इस रोड के जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। ओके, नाउ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ PQ ऑल्सो मूव विद द सेम वेलोसिटी। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर की रोड देखो आपने इस तरह से ले रखी है, जब इसको इधर की तरफ लाओगे तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। सो ये V की डायरेक्शन हो जाएगी और B की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है। तो जल्दी से अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को, क्योंकि वी वांट टू हैव द डायरेक्शन V क्रॉस B, हमें V क्रॉस B की डायरेक्शन चाहिए और वो आपको पता है राइट हैंड से कैसे निकालते हैं। तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को, आप चारों फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक बार कर लीजिए और बाहर की तरफ, मतलब स्क्रीन के बाहर आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, ये जो B लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज द डायरेक्शन फॉर दिस थिंग। ठीक है, ये तो B वो है, हमें तो V को B के साइड में मोड़ना है और B स्क्रीन के बाहर है। तो आपके राइट हैंड को आप V को B के साइड में मोड़िए जो कि बाहर आ रहा है, और आप जल्दी से बताओ कि जब आप मोड़ोगे तो आपका जो थंब आ रहा है वो इधर पॉइंट कर रहा है या नहीं। वो इधर पॉइंट करेगा, इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स इधर लगना चाहिए। बट बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स की डायरेक्शन जब हम निकालेंगे तो V क्रॉस B की डायरेक्शन जो है वो तो आपकी इधर आ रही है, बट ये Q जो है दिस इज माइनस E। ये माइनस E होने की वजह से ये जो वेक्टर है इस नेगेटिव साइन की वजह से उल्टा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इधर लगेगा। सो दैट सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जब सारे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो होगा क्या कि Q की साइड में सारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। सो Q सिरा आपको दिख रहा होगा नेगेटिवली चार्ज हो चुका है यहाँ पे, करेक्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सारे इकट्ठे हो चुके हैं तो दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और वो वाला जो सिरा है वो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे ही P और Q यहाँ पे दो सिरे बने हैं और एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। अब आप देखिए एक बार, अगर इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा किधर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी और अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इधर इकट्ठे हो चुके हैं, जो कि इधर इकट्ठे हो चुके हैं। अब ये इधर इकट्ठे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाएंगे, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पीछे की तरफ जाएंगे। अब ये पीछे की तरफ क्यों जा रहे हैं, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रॉनों को Q पर इकट्ठा करना चाह रही है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है ये P पर इकट्ठा करना चाह रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स जो उसे राइट हैंड साइड में ले जाना चाह रहा है और एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो उसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना चाह रहा है। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तब क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे और बैलेंस आउट में होगा क्या, हमारे पास ये EV क्रॉस B विल बी इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाय E। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे तो इनका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। यहाँ डायरेक्शन वाइज इसलिए लिखा है क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो यहाँ से हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया।
इलेक्ट्रिक चार्ज से इलेक्ट्रिक चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ रही है, V क्रॉस B आ रही है। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि जो V क्रॉस B आ रहा था आपके पास, आप खुद देखिए V क्रॉस B की डायरेक्शन आपके पास P की तरफ आ रही थी, ये इधर P था, ये इधर क्यों था, हमने खुद ने देखा था V क्रॉस B आपके पास P की तरफ आ रहा था, और माइनस लगाने से आपके पास किधर जा रहा था, Q की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे अगर माइनस, इसका मतलब माइनस V क्रॉस B, ये कंप्लीट डायरेक्शन आप देखोगे तो ये टुवर्ड्स द Q एंड होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है आपके पास, टुवर्ड्स द P एंड है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे। नाउ जब दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, तो हमारे पास सपोज ये रोड है, इसकी लेंथ है L, और मैं आपसे कहूं कि इन दोनों सिरों के बीच में P और Q के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो अगर लेंथ है और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दिस विल बी E इंटू L, ये हो जाएगा EL, और E की वैल्यू आ रही है V क्रॉस B मैग्नीट्यूड वाइज, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, V क्रॉस B डॉट L। ओके, नाउ हमारे पास अगर v जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो v क्रॉस b आपके पास कितना आ जाएगा, सिंपली vbl हो जाएगा, और ये दोनों अगर l के परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पर v क्रॉस b डॉट dl जो होगा वो सिर्फ क्रॉस भी हट जाएगा, डॉट भी हट जाएगा, मतलब एक्सट्रीम केस में या मैक्सिमम केस में जो वेलोसिटी b के परपेंडिकुलर होगी तो उस केस में आपके पास ये जो EMF आएगा, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंड्यूस्ड EMF कहते हैं, और ये कितना आएगा, v यहाँ पे B और यहाँ पे L, VBL। तो ये BL भी आपने पढ़ा हुआ होगा NCERT में, ध्यान रहे ये क्रैश कोर्स टाइप का है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में या ब्रीफ में बताया जा रहा है, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि आप जो NCERT बुक है उसके अंदर डिटेल से ये सारी चीजें पढ़े, क्योंकि इस कोर्स का मोटिव जो है वो सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है। NCERT से आपको कंसेप्ट मिलेगा, थ्योरी मिलेगी, डिटेल में चीजें समझने को मिलेगी। अदरवाइज अगर मैं आपको डायरेक्टली भी बताती कि कोई भी कंडक्टर होगा, जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाएगा तो उस पे EMF आएगा BLV, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जहां पर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सको। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, क्योंकि इसी स्टेप के बीच में सपोज यहीं तक आपको पूछ लिया जाए तो हमें पता ही नहीं रहेगा कि ये कंडीशन आई है हमें, लेकिन अगर हम BLV के फॉर्मूले को देखेंगे कि ये यहाँ से आया है तो हमें पता रहेगा। ओके, दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू कि ऑब्वियसली यू मस्ट हैव डन 12th क्लास, तो आपके पास NCERT की बुक्स होगी 12th की, तो उन्हें भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि सिर्फ 12th का ही तो सिलेबस है CUET में, 11th तो में पढ़ना ही नहीं है। Okay, now as this EMF is produced due to the motion of conductor, ये EMF क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि आपने इस कंडक्टर को v वेलोसिटी दिया था, क्योंकि EMF की वैल्यू कितनी आई, BLV, अगर v 0 होता तो ये EMF आता ही नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास बिकॉज ये मोशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मोशनल EMF। ओके, नाउ अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि कोई कंडक्टर स्ट्रेट नहीं है बल्कि किसी और शेप में है, किसी और शेप का मतलब है, ये एग्जांपल देखिए आपके पास, ये एग्जांपल देखिए, इसमें A से लेके B तक एक कंडक्टिंग वायर दिया हुआ है, लेकिन उसका शेप जो है स्ट्रेट नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका छोटा सा एलिमेंट ले लो। सपोज मैंने इसका छोटा सा एलिमेंट इस पॉइंट पे ले लिया, C पॉइंट पे, है ना, और ये जो है इसकी लेंथ कितनी ले ली मैंने, DL ले ली, तो इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट पे जो EMF प्रोड्यूस होगा उसे सपोज हम DE से लिखें, और वो हमारे फॉर्मूले से कितना होना चाहिए, V क्रॉस B डॉट DL, ये हमारा EMF होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि जब हम पूरे कंडक्टिंग वायर का लेंगे तो वी विल हैव टू इंटीग्रेट, है ना, और इंटीग्रेशन के अंदर हमारा पास DL पे इंटीग्रेशन लगेगा, एंड वी नो कि DL पे इंटीग्रेशन केवल उसकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो इस सिचुएशन का EMF उतना ही आएगा जितना इस सिचुएशन में आएगा। यहाँ पर क्या किया है, A से लेके B तक का डायरेक्ट डिस्टेंस ले लिया है, स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसे ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो यहाँ पर वो ले लिया है, तो ये EMF आ जाएगा। और आपको इस शेप का नहीं निकालना आता हो तो आप स्ट्रेट लाइन निकालिए, स्ट्रेट लाइन लीजिए, उसका जो EMF आएगा वो सेम आएगा। इन्होंने ये जो V cos थीटा किया है ये कुछ नहीं किया है, ये यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट हटाने की वजह से परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया है, बट वो हम क्वेश्चन के हिसाब से लेना पड़ेगा कि एंगल कौन सा दिया है, तो जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें हम ये चीज करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए
ओके सो ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये हम जब क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे। जरूरी नहीं है वी कॉस थीटा आए, मेनी टाइम्स वी विल हैव वी साइन थीटा। सो यहाँ पर हमारे पास चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज आई टोल्ड यू मेन फोकस हमारा क्वेश्चन पे होगा। सो ये देखिए, अ रोड पी क्यू ऑफ लेंथ एल मूव्स विद a uniform velocity v parallel to a long straight wire carrying a current I, the end P remaining at a distance R from the wire. Calculate the EMF induced across the road. Take V, I, R, L. क्वेश्चन को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। सो यहाँ पे ओके आपको दिखाई नहीं देगा मेरे वीडियो के पीछे डायग्राम, सो मुझे इस तरह से ले लेना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, आपको एक रोड PQ दिख रहा है और ये यहाँ पे आपको करंट कैरिंग वायर दिख रहा है। ठीक है, हमें इसमें EMF निकालना पड़ेगा। अब देखो EMF निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि जब स्ट्रेट वायर होता है तो उसके किसी पॉइंट पे पॉइंट कहाँ पे लिया जा रहा है, द एंड P रिमेनिंग एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर। जो P एंड है वो वायर से R डिस्टेंस पे है। सो R डिस्टेंस पे इन्फानाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं, वो होता है म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ये होता है पी एन पर। तो हमें क्या करना है कि बिकॉज P से लेके Q तक की जो रोड है उसका हर पॉइंट जो है वायर से अलग अलग डिस्टेंस पे है। सो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx, और ये जो एलिमेंट है ये वायर से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है। dx एलिमेंट हम इतना छोटा लेते हैं कि एटलीस्ट उस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकें। तो x डिस्टेंस पे यानी जहां पर हमने dx लिया है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी म्यू नॉट I अपॉन 2πx। सिंपल सी बात है। और हमें पता है कि जो इस dx एलिमेंट में EMF इंड्यूस होगा वो हमने फॉर्मूला देखा था, कितना था, BLV। मैं BLV डायरेक्ट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है dx की पोजीशन पे वो आप देखिए एक बार, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। तो जब तक आप P पॉइंट पे आओगे स्क्रीन के अंदर रहेगी मैग्नेटिक फील्ड। सो स्क्रीन के अंदर यानी कि इस dx की लेंथ पे, लेंथ तो है इन द प्लेन, स्क्रीन के प्लेन में है हमारी लेंथ तो, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो अंदर की तरफ आ रही है ना। लेंथ तो हमारी इधर आ रही है और ये अंदर की तरफ आ रही है, तो 90 डिग्री का एंगल होने की वजह से हमें क्या मिल जाएगा, ये BLV मिल जाएगा। अब जब हमें यहाँ पर ये BLV मिल जाता है, सो B तो हमारा कांस्टेंट है, कितना, म्यू नॉट I अपॉन 2πx। ओके, और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी पूरी रोड की हमें दिया हुआ है v, तो वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो। लेंथ की जगह आप सिर्फ क्या लेंगे, dx लेंगे, क्योंकि हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है। सो एज यू कैन सी, देखो ये de हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जो फॉर्मूला हमने यहाँ से निकाला। अगर हमें कंप्लीट रोड चाहिए तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये जो dx एलिमेंट है, ऐसा सबसे पहला एलिमेंट आप बनाएंगे P पर और सबसे लास्ट एलिमेंट आप बनाएंगे Q पर। तो वायर से P की लेंथ हमें कितनी दी है, R, और जो लेंथ है PQ की वो L है, तो जो दूसरा एंड है वो कितना हो जाएगा, R प्लस L। वायर से ही लेनी पड़ेगी दोनों लेंथ, क्योंकि जो X लेंथ ली है वो वायर से लेनी पड़ेगी। तो सिंपली हमें देखो इंटीग्रेट करना है, ये रहा, ये इंटीग्रेशन किया है, और जो इसकी लिमिट जा रही है वो लिमिट कहाँ से कहाँ तक गई है, ये देखो R से लेके R प्लस X तक गई है। और हमारे पास यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वलिटी का साइन नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है। सो dx बाई एक्स कितना होता है, log x होता है, बाकी सब चीजें हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, और log a माइनस log b को log a बाई b लिख सकते हैं। वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी हुई है, जब वो सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो वी विल गेट दिस आंसर। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशनल EMF। इन मोशनल EMF के और क्वेश्चन कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए, एक स्क्वायर फ्रेम आपको दिया है, दिख रहा होगा एक स्क्वायर फ्रेम, ये वाला है ना, जो मैं ब्लू कलर से कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आपको। ये एक स्क्वायर का फ्रेम है और ये वही स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, और v वेलोसिटी से राइट हैंड साइड में जा रहा है, ठीक है। और v वेलोसिटी से राइट हैंड साइड में जा रहा है, a साइड है स्क्वायर की लेंथ, है ना। हमें इसमें क्या करना है, EMF इंड्यूस निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को 4 पोर्शन में तोड़ लो।
4 पोर्शन में तोड़ने के बाद आपको यहाँ पे सपोज करो आपको जो भी 4 पोर्शन है, ये हमारा फर्स्ट पोर्शन हो गया, ये हमारा सेकंड पोर्शन हो गया, ये हमारा थर्ड पोर्शन हो गया और ये हमारा फोर्थ पोर्शन हो गया, या जैसे भी आप नोमेनक्लेचर देना चाहें। इन चारों में से सबकी स्पीड v है। ओके, सबकी स्पीड आपके पास v है, तो सबकी स्पीड v होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ईएमएफ इंड्यूस देखना पड़ेगा। सो ईएमएफ इंड्यूस में मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि हमारा करंट कैरिंग वायर तो ऐसे था, स्क्वायर हमारे पास ऐसे रखा हुआ है। तो सबसे पहले सिर्फ इस फर्स्ट साइड पे देखो, फर्स्ट साइड जो है आपकी इस तरह से है और ये इसी डायरेक्शन में v स्पीड से जा रही है, राइट, और करंट कैरिंग वायर आपका इधर है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कहाँ आएगी, इनसाइड द प्लेन, है ना, यानी कि v आपका इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है। तो जल्दी से एक बार v क्रॉस b करो, तो v आपका इधर है, b की साइड में मोड़ो, थंब आपका ऊपर आ रहा होगा, तो ये जो डायरेक्शन है ये किसकी हो जाएगी, v क्रॉस b हो जाएगी। और बिकॉज वायर आपका ऐसे रखा हुआ है, तो जिस डायरेक्शन में वायर रखा हुआ होता है उसी डायरेक्शन में हम करंट dl वेक्टर उसी डायरेक्शन में होता है, यानी कि dl आप इधर ले लो, तो v क्रॉस b आपका इधर है और dl आपका इधर है, एंगल कितना हुआ 90, और v क्रॉस b डॉट dl, तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर इनके बीच में 90 का एंगल है और बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो cos 90 होके क्या हो जाएगा 0, यानी फर्स्ट वाले में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इसी तरह से थर्ड वाले में भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, केवल 2 में होगा और 4 में होगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले there will be no induced EMF in segment 2 and 4। इन्होंने बोला है कि 2 और 4 में इंड्यूस नहीं होगा। इसका कारण मैं बताती हूँ कि हमने जो नोमेनक्लेचर दिया है वो अलग दिया है। इन्होंने इसको 2 माना है, इसको 4 माना है, इसको 1 माना है और इसको 3 माना है। दैट इज वाई सॉल्यूशन में ये लिखा हुआ है कि सेगमेंट नंबर 2 में और सेगमेंट नंबर 4 में कोई इंड्यूस नहीं होगा, केवल फर्स्ट और 3 में होगा। तो हम इसको 1 और 3 मान लेते हैं, सो दैट हमारे पास जो रिटन सॉल्यूशन है उससे हम मैच ले लेंगे। रीजन भी ये दे रहा है कि V पैरेलल टू DL है, ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि A क्रॉस B डॉट C का अगर आप सीक्वेंस देखें तो A क्रॉस B डॉट C को और भी अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है, जिसमें एक में क्रॉस प्रोडक्ट डॉट आ जाता है V डॉट DL। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंटू, बाकी मैंने डायरेक्शन से भी आपको समझा दिया है। अब ये EMF 1 और EMF 2 ये क्यों ले रहा है, ये सेगमेंट नंबर हमारा 1 में ले रहा है और ये सेगमेंट नंबर हमारा 3 में ले रहा है ना। सेगमेंट नंबर 1 यहाँ पर बना देते हैं और सेगमेंट नंबर 3, ठीक है। सो इसकी लेंथ हमने A मानी है, करेक्ट। ये डिस्टेंस हमारे पास x है, तो ये जो सेगमेंट नंबर 3 है इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस ए हो जाएगी। फर्स्ट की डिस्टेंस अगर x है तो थर्ड की कितनी हो जाएगी, x प्लस ए हो जाएगी। तो फर्स्ट वाले की लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x और थर्ड वाले की ऊपर हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए प्लस एक्स। ओके, लेकिन ईएमएफ का फॉर्मूला होता है हमारे पास BLV, तो B तो हमने लिख दिया, ये रहा B वाला पार्ट। तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, V दी हुई है, राइट। और लेंथ हमें पता है इस कंडक्टर की लेंथ, और वो लेंथ हमें कितनी दी हुई है A, क्योंकि पूरा स्क्वायर शेप है तो साइड लेंथ तो A ही रहेगी। तो यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी A है और ये वैल्यू हमारे पास B हो गई और ये हमारे पास V, तो EMF आ जाएगा BLV। नाउ हमें क्या कहा गया है कि पूरे स्क्वायर में टोटल ईएमएफ आपको निकालना है, तो इन्होंने E माइनस E2 किया है, हमें E प्लस E2 हमने क्यों नहीं किया, उसका रीजन थोड़ा सा देख लो कि कल मैंने आपको बता दिया था कि हाँ, मोशनल ईएमएफ में मैंने आपको बता दिया था कि देखो करंट कैरिंग हमारे पास इस तरह से साइड लेंथ होता है और अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उसको हम उसमें जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो हम उसे एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास करंट कैरिंग वायर इस तरह से था, ठीक है। तो जब इसको हम रिप्लेस करेंगे तो आपको ध्यान होगा हमारे पास ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या लिया है, हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर की मैं ऊपर और नीचे वाली लाइन अभी नहीं बना रही हूँ क्योंकि उनमें हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हुआ ही नहीं था, इन दो में हुआ, सेगमेंट नंबर 1 में और सेगमेंट नंबर 3 में।
दोनों ही, क्योंकि ये भी इस डायरेक्शन में v से जा रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में v से जा रहा है। आई बात समझ में? अच्छा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि I है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है, इस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है, राइट। तो हमें पता है कि यहाँ पे v क्रॉस b की जो डायरेक्शन है वो किधर आ रही है, v क्रॉस b की डायरेक्शन हमारे पास ऊपर की तरफ आ रही है, राइट। सो v क्रॉस b की डायरेक्शन हमारे पास ऊपर आ रही है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, है ना। इसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा और जो डायरेक्शन आएगी हमारे पास इंड्यू करंट की जो डायरेक्शन आएगी या ईएमएफ की जो डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी, v क्रॉस b से आएगी। तो इसमें v क्रॉस b ऊपर की तरफ आ रहा है, इसमें भी v क्रॉस b ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि दोनों के अंदर जो बैटरी आप लगाएंगे वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में लगाएंगे। तो जो सेगमेंट नंबर 1 है उसको भी इस तरह की बैटरी से रिप्लेस करेंगे, सेगमेंट नंबर 2 को भी इस तरह से रिप्लेस करेंगे। इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। सो ये आपका ईएमएफ E1 होगा और ये आपका E2 होगा। नाउ हमने ऐसा क्यों कहा कि ईएमएफ ग्रेटर देन E2 होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो ईएमएफ होता है उसका फॉर्मूला हमने देखा था कि BLV था, राइट। तो V तो दोनों का सेम है, L भी दोनों का सेम है। E1 के केस में B की वैल्यू का फॉर्मूला आया था म्यू नॉट I अपॉन 2πx, राइट। तो EMF 1 जो था वो किसके प्रोपोर्शनल आया था, 1/x, और जो E2 आया था वो किसके प्रोपोर्शनल आया था, 1/a+x। ये ज्यादा है इसलिए E2 कम होगा, x की वैल्यू कम है इसलिए EMF ज्यादा होगा। सो जाहिर सी बात है E1 ग्रेटर देन E2 हमारे पास होगा। तो सपोज हम यहाँ पे चलते हैं इस डायरेक्शन में चलते हैं, क्लोज लूप में चलते हैं, तो ये दोनों हमारे पास क्या है, सीरीज में है। तो ये माइनस से प्लस और फिर आगे गए वो प्लस से माइनस। तो आप केवीएल लगाएंगे या जो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है वो लगा के चाहे देख लो। E1 अगर पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, क्योंकि ये माइनस से प्लस में जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, तो मैं पॉजिटिव ले रही हूँ। और आगे जाके जब आप E2 की तरफ आएंगे तो देखो ये प्लस से माइनस में आ रहा है, तो इसको माइनस का E2 लेना पड़ेगा। सो E1 माइनस E2 की पोलैरिटी इनकी एक्चुअली सेम डायरेक्शन में है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में कर दोगे तो ऑपोजिट आ जाएगा। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, E1 माइनस E2 लेना पड़ेगा, और E1 बड़ा है इसलिए हमने उसको लिया, अदरवाइज E2 माइनस E1 ले लेते हैं। सो ये हमने माइनस कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया ये। अब ये देखिए आपके पास a horizontal magnetic field B is produced across a narrow gap between square iron pole pieces as shown। तो ये आपके पास जो डॉटेड लाइन वाला पार्ट दिख रहा है, एज यू कैन सी डॉटेड वाला पार्ट दिख रहा है, केवल इस स्क्वायर में इनसाइड द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमने ये एक रियल कोई लूप लिया है, क्लोज्ड स्क्वायर वायर लूप ऑफ साइड L, ये वाला है, इसकी साइड L दी हुई है। ये लूप हमने दिया है जिसका मास m है, रेजिस्टेंस r है, इज अलाउड टू फॉल विद द टॉप ऑफ द लूप इन द फील्ड। इसको नीचे हम गिरने दे रहे हैं, इसके खुद के मास की वजह से ग्रेविटी लगेगी और ये नीचे गिर रहा है। गिरते गिरते कुछ टाइम पे देखो इसका इतना पोर्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ चुका है और बाकी का पोर्शन अभी भी मैग्नेटिक फील्ड में है। हमें ये कहा गया है कि लूप अटेन्स अ टर्मिनल वेलोसिटी गिवन बाय दिस। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब है कि जब ये नीचे गिर रहा होगा तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा और आपको इस पे मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, और वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ऊपर लगनी चाहिए, सो दैट ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स जब बैलेंस आउट हो जाएंगे तो इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि इसके अंदर हमारे पास, हमें पहले तो ये देखना है कि क्या वाकई में इस पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर ही लगेगा क्या, और अगर वो लगेगा तो वो कितना लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये तो आपका नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। और हमारे पास ये वाला पार्ट जो है इसमें आपकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि ये नीचे गिर रहा है, देखो जब भी वेलोसिटी पैरेलल टू डीएल वेक्टर होता है तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होता है। ये सिचुएशन जब भी होगी तो इंड्यूस ईएमएफ 0 होता है। क्यों होता है, थोड़ा सा एक बार देख लो। देखो एक वेक्टर ये होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है हमारे पास, ये एक फॉर्मूला होता है, याद रखना आपको। ए क्रॉस बी डॉट सी जो है वो सी क्रॉस ए डॉट बी के इक्वल होता है, और ये बी क्रॉस सी डॉट ए के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, वी क्रॉस बी डॉट डीएल है, तो ए को रिप्लेस कर दो वी से,
B को रिप्लेस कर दो B से और C को रिप्लेस कर दो DL से, तो हमारे पास C की जगह DL आ गया, A की जगह B आ गया, B की जगह B आ गया, सिमिलरली B की जगह B आ गया, C की जगह DL आ गया, A की जगह V। अब इसको देखो, इसमें आपके पास क्या है, DL क्रॉस V, तो अगर V पैरेलल टू DL हुआ तो आपके पास ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, इसलिए जब भी V पैरेलल टू DL होगा। अब हमारे पास सिचुएशन क्या थी कि ऊपर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है और स्क्वायर लूप इस तरह से गिर रहा है, तो इस स्क्वायर की 4 साइड्स हैं, ये वाली साइड नीचे आ रही है तो V नीचे होगा, कौन सी, ये वर्टिकल साइड है ना, ये V है, और इसका DL भी किधर होगा, DL तो लेंथ के अलोंग ही होता है, सो V यानी कि इसमें कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। सिमिलरली ये वाली साइड है, इसमें भी V भी नीचे है और आपका DL भी नीचे है, इसमें भी कोई इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, ये वाली साइड जो है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रही है, तो हमें यहाँ पर इसके अंदर क्या निकालना है, EMF निकालना है। तो अभी क्या करना है, देखो द इंड्यूस्ड EMF, अब मैं डायरेक्टली इसका फॉर्मूला BVL बहुत बार बता चुकी हूँ, तो मैं अब डायरेक्टली BVL ले रही हूँ, राइट। और अगर इसमें EMF भी ये आपके पास हो जाएगा BVL, तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में, अच्छा आप ये सोच सकते हो कि 2 लाइनें हैं, एक्चुअल में ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर भी EMF जीरो नहीं होगा, बिकॉज जहां पर ये मूव कर रहा है वहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। सिर्फ ये वाला जो यहाँ पर पोर्शन है, फर्स्ट नंबर पोर्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, सिर्फ इसमें मोशनल EMF आएगा, और वो कितना आएगा, VBL। तो पूरे स्क्वायर में केवल एक बैटरी लगेगी, क्योंकि केवल चारों साइड में से एक साइड में हमारे पास क्या हो रहा है, EMF इंड्यूस हो रहा है, तो इसमें इंड्यूस करंट आ जाएगी। करंट कितनी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R, तो ये हमारे पास करंट आ गई। जब इस सेक्शन में ये वाला सेक्शन, जब इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी, तो वो करंट की वजह से उस पर फोर्स लगेगा, और हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं, ILB होता है, तो ये देखो ILB हो जाएगा, ऊपर से हमने I की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा। और कहा था जब ये फोर्स बैलेंस आउट होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो ये देखो mg और ये दोनों बैलेंस आउट हो जाए, ये रहा mg विल बी बैलेंस्ड आउट बाय दिस, और अगर ये बराबर होगा तो यहाँ पर V की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। फोर्स की डायरेक्शन ये क्यों आएगी ये आप खुद निकालिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जब ये नीचे आएगा तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो करंट ऐसे फ्लो होगी सो दैट ये उस फ्लक्स को इंक्रीज करे, यानी कि जो स्क्रीन के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसको करंट बढ़ानी चाहिए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब करंट आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो हो, यानी ये जो सेक्शन ऊपर अंदर है इसमें करंट आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी, और जब करंट इस डायरेक्शन में जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड आपकी अंदर की साइड में है, तो अब I को B के साइड में मोड़ो, थंब आपका ऊपर आ रहा होगा, तो थंब आपका ऊपर फोर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ रेजिस्टेंस R, width L, length B, being pulled at constant speed V through a region of width D in which a uniform magnetic field B is set up by an electromagnet। L आपको गिवन है, B आपको गिवन है, D आपको गिवन है, R आपको गिवन है, B आपको गिवन है, V आपको गिवन है। सबसे पहले यहाँ पर डायमेंशंस देखते हैं, पिक्चर में क्लियरली बता रखा है, ये रहा D, स्मॉल d वो डायमेंशन है जहां जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनसाइड द प्लेन है। अब हमने यानी डॉटेड वाला पार्ट जो है वो आपका डॉटेड वाला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड का है, ये आपको d लेंथ दिया हुआ है। अब हम एक रेक्टेंगुलर लूप जिसकी ये साइड तो आपको L दी हुई है वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल साइड आपको B दी हुई है, वो इसके अंदर एंटर करता है, ये लूप इसके अंदर एंटर करता है। हमें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम, डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जाम। प्लॉट द फ्लक्स फाई थ्रू द लूप एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन x ऑफ द राइट साइड ऑफ द लूप। x डिस्टेंस आपको कहाँ दी हुई है, जहां से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रही है वहां से इस रेक्टेंगुलर लूप की ये राइट साइड, तो ये डिस्टेंस आपको x दिया हुआ है। इस साइड जब जैसे जैसे ये साइड अंदर जा रही है आपको फ्लक्स का जो वेरिएशन है, ग्राफ है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्लक्स का वेरिएशन कैसे ड्रॉ करेंगे, अब देखिए
ये सिचुएशन हमारे पास है ना, बी की वैल्यू जो कि वो लूप था, इस तरह से स्क्वायर लूप लिया था, ये बी की वैल्यू थी, है ना। बी हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, लेंथ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्टिकल लेंथ से ध्यान रखना, वो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए। डी हमें 15, ये रहा डी, ये हमें 15 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें पता है फेराडे ने क्या कहा था कि कोई लूप जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो एसोसिएटेड फ्लक्स जब तक चेंज होगा तब तक ही आपको, मतलब जब तक उसका वो एरिया चेंज होता रहेगा तब तक ही आपको फ्लक्स मिलेगा, फ्लक्स में चेंज होता रहेगा। सो हमारे पास यहाँ पर देख लेते हैं कि किस किस के बीच में हमें क्या करना है, प्लॉट करना है, वो देख लेते हैं एक बार। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखिए एक बार हमें लूप की राइट साइड के रेस्पेक्ट में देना है। ये जो लूप की राइट साइड है ना, साइड नंबर 2 मान लीजिए या 1 मान लीजिए, जो भी है, ठीक है। तो इनिशियली हमारे पास ये इनिशियली कहाँ होगा, इनिशियली लूप आपका इस तरह से होगा। देखो ये राइट साइड जो है पहले अभी तक मैग्नेटिक फील्ड के पूरी तरह से बाहर है, पूरी तरह से बाहर होगी। तो देखो ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये इधर हम फ्लक्स लेंगे और इधर हम डिस्टेंस x लेंगे। तो एट प्रेजेंट x इक्वल टू क्या है, 0। क्यों x इक्वल टू 0, x किसकी लेंथ है, x हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है वहां से राइट साइड की लेंथ है x। तो अभी तो हमने कि ये राइट साइड है, ये कहां पर मानी है, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर एंटर ही नहीं करवाया है। तो फिलहाल तो हमारी कोइल क्या है, आउट है, पूरी तरह से आउट है। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक भी लाइन इसको क्रॉस नहीं कर रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है क्रॉस नहीं कर रही है तो कोई फ्लक्स ही नहीं जा रहा। तो फ्लक्स क्या होगा, 0। शुरुआत में ये 0 होगा। अब जब ये अंदर जाना शुरू करेगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। जैसे जैसे ये लूप अंदर जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। अब बिकॉज इसकी जो लेंथ है हमें 10 सेंटीमीटर तक दिया है, तो जब तक ये लूप पूरा इस तरह से अंदर आ गया, इस तरह से अंदर आ गया कि ये लेंथ 10 सेंटीमीटर तक हो गई, तब तक ये लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इससे इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स देखो इस तरह से इंक्रीज होगा। कब तक इंक्रीज होगा, जब तक ये जो राइट साइड वाली लेंथ है ये इससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, तो x की वैल्यू जब तक 10 सेंटीमीटर नहीं हो जाती फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो ये यहां तक मान लीजिए मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है और ये वैल्यू जो है 10 सेंटीमीटर, यानी अगर ये पॉइंट x इक्वल टू 0 पे है तो ये x इक्वल टू 10 पे होना चाहिए। अब ये पूरी तरह से अंदर है, करेक्ट। और ये देखो हमें 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसमें से 10 सेंटीमीटर तक का तो लूप एंटर कर गया, यानी रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची है, 5 सेंटीमीटर। तो जब तक ये लूप अंदर ट्रेवल करता रहेगा, अंदर ही रहेगा, तब तक हमें क्या मिलेगा, कोई फ्लक्स में चेंज नहीं मिलेगा। जितना फ्लक्स यहाँ पर पूरी तरह से एंटर होते वक्त था उतना ही फ्लक्स अभी भी यहाँ पर भी है, उतना ही फ्लक्स, यानी अगले 5 सेंटीमीटर तक, अगले 5 का मतलब है x इक्वल टू 10 यहाँ पे है तो x इक्वल टू 15 यहाँ पे होगा, तब तक हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब जैसे ही ये 5 सेंटीमीटर का मतलब है कि लूप आपका यहाँ तक पहुंच चुका है, अब ये लूप बाहर निकलना शुरू करेगा। तो जब बाहर निकलना शुरू करेगा तो अगले 10 मीटर तक, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जब तक ये ट्रेवल करेगा तब तक हमारा फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर ये 15 है तो इसमें 10 ऐड कर दो, कितना हो जाता है, 25। तो x इज इक्वल टू 25 तक ये होगा। तो देखते हैं ऐसा ही ग्राफ बन रहा है क्या, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए 0 से 10 तक आपका स्ट्रेट है, फिर 10 टू 15 तक कांस्टेंट है, फिर 15 टू 25 तक आपका डिक्रीज होता है। और जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाया वो यहाँ पर है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया हुआ है कि वो जो ऊपर कांस्टेंट वैल्यू रहेगी वो 8 रहेगी, बट नॉर्मली आपको ये वैल्यू हाँ निकालना तो आपको आता ही है। सो ग्राफ का शेप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पूछा है प्लॉट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द लूप। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसको निकालने के लिए आपको एक्चुअल डायग्राम को रेफर करने की जरूरत नहीं है, इस वाले डायग्राम से काम हो जाएगा, क्योंकि ये फाई का आपको फाई का ग्राफ मिल चुका है। अब आपको कॉइल का देखना है। तो ये देखो यहाँ पे ग्राफ जो है वो थोड़ा सा मैं एक बार प्लॉट कर देती हूँ दूसरे कलर से। तो ये हमें ईएमएफ का ग्राफ एक्चुअली यहां से मिल रहा है। रेड कलर की जो लाइन है वो ईएमएफ का ग्राफ है। ये देखिए ये ग्राफ हमें मिलेगा। ये देखो हमारे पास पता है कि ईएमएफ जो होता है वो कितना होता है, -d phi/dt हमारे पास होता है।
ओके, व्हाट वी कैन राइट, हमारे पास जो ऊपर वाला ग्राफ मिला हुआ है, ऊपर वाला ग्राफ ध्यान रखना 5 वर्सेस x का है। 5 वर्सेस x का मतलब इस कर्व की जो स्लोप है वो कितनी होगी, d5/dx होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ईएमएफ में देखो, वैसे तो डायरेक्टली भी मिल सकता है आपको, डायरेक्टली आप फ्लक्स से भी कर सकते हो, ऊपर वाले डायग्राम से भी बता दूंगी अदरवाइज, पर ये जो यहाँ पर किया हुआ है ये कई बार हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करता है कि हमें इस तरह से निकालना है। सो आई वुड सजेस्ट आप एक्चुअल वाले ग्राफ में ही जाओ। एक्चुअल वाले ग्राफ में क्या हो रहा था, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन था, ठीक है, लूप फिलहाल बाहर है, तो ये देखो कॉइल आउट, जब तक कॉइल आउट है आपको कोई फ्लक्स नहीं मिल रहा, जब फ्लक्स ही नहीं मिल रहा तो फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा तो आपके पास ईएमएफ क्या होगा, जीरो। तो ये लाइन देखो यहाँ पे ये जीरो मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये अंदर एंटर हुआ, जब ये अंदर एंटर हो रहा होगा तो ये इसकी जो लेंथ है, डायमेंशन है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर ट्रेवल करने तक इसमें फ्लक्स इंक्रीज होता है। फ्लक्स इंक्रीज होता है यानी d5/dt ग्रेटर देन जीरो है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस का d5/dt। तो अगर डी फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो d5/dt पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है तो ईएमएफ नेगेटिव होना चाहिए। तो 0 से लेके 10 तक, ये देखो 0 से लेके 10 तक माइनस में आ रहा है ईएमएफ। सडनली फिर ये पूरी तरह से एंटर कर जाता है, और ऊपर हमने देखा कि 5 सेंटीमीटर तक ये पूरा ट्रेवल करता रहता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहता है, तो इसमें फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ है। फ्लक्स में जब चेंज नहीं होता है तो फ्लक्स, चाहे फ्लक्स की खुद की वैल्यू चाहे कितनी हो, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, लेकिन अगर उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, जीरो। तो अगले 5 सेंटीमीटर की ये देखिए 10 से 15 वापस इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो आ गया, इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ लेस देन जीरो है। अब ये जैसे ही इसको लीव करेगा, निकल रहा है बाहर, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज होने का मतलब d5/dt लेस देन जीरो है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये देखो ईएमएफ ग्रेटर देन जीरो है, और कॉइल पूरी तरह से आउट हो जाएगी तो वापस फ्लक्स जीरो हो जाएगा, चेंज उसमें कुछ नहीं रहेगा, तो वापस ईएमएफ जीरो आ गया। तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ चुका है। थर्ड आपके पास है प्लॉट द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी इन द लूप एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ये बड़ा आसान है, क्योंकि इसमें देखो हमारे पास क्या है, थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, E²/R होता है, E²/R होता है। तो यहाँ पर आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला रहेगा उस हिसाब से निकालो। एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारे पास होता है वो तो कभी पॉजिटिव आ रहा है, कभी नेगेटिव आ रहा है, कभी जीरो आ रहा है, लेकिन बिकॉज पावर के फॉर्मूले में E² होता है, तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पावर की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। सिर्फ जब इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो है तब जीरो रहेगा। तो एज यू कैन से ये ग्राफ नेगेटिव में कभी बन ही नहीं रहा है। तो 0 to 10 के अंदर पावर निकाल लिया इंड्यूस्ड ईएमएफ से, 10 to 15 में हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो आ रहा था क्योंकि लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड था, और 15 to 25 में वो डिक्रीज हो रहा था, लेकिन मैग्नीट्यूड निकाला है तो हमारे पास ये ग्राफ है, ये पॉजिटिव रहेगा, फिर जीरो रहेगा, फिर पॉजिटिव रहेगा, फिर जीरो रहेगा। कॉइल इन में जीरो है, कॉइल आउट में जीरो है, कॉइल एंटरिंग में वो ईएमएफ नेगेटिव था, फिर भी पावर पॉजिटिव है, और इस तरह से। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, द डायग्राम शोज अ वायर AB ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R। ये AB दिया हुआ डायग्राम में दिख रहा है आपको, A और B है ना, इसकी लेंथ आपको L दिया है और इसका खुद का रेजिस्टेंस R दिया है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और V वेलोसिटी से राइट हैंड साइड में जा रहा है। S जो है ये करंट का सोर्स है, ये ध्यान रखें, इसमें करंट का सोर्स है जो कि I करंट प्रोवाइड कर रहा है, यानी इसके अंदर आपके पास उस पॉजिटिव टर्मिनल इस तरह से है, तो इसमें आपके पास करंट जा रही है, यानी कि जो AB है इसमें करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है। अब इसमें देखो I करंट फ्लो हो रही है, बट बिकॉज वी नो इट वेरी वेल कि इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड होता है और इस तरह से रोड V वेलोसिटी से मूव करती है, तो उसमें EMF जनरेट हो जाने लग जाता है, यानी कि इस AB रोड को आप रिप्लेस कर सकते हो एक बैटरी से, और उस बैटरी का EMF कितना होगा, E = BLV। लेकिन साथ साथ में इसका रेजिस्टेंस भी है R, और हमें दिया हुआ है कि उसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है,
आई फ्लो हो रही है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आई आर। तो यहाँ पॉइंट ए हो जाएगा और यहाँ पॉइंट बी हो जाएगा। तो एक तरह से टर्मिनल वोल्टेज निकालना है आपको। ये समझ लो कि यहाँ पर बैटरी का ईएमएफ ई है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता है। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, ई माइनस आई आर होता है। तो यहाँ पर ई कितना हो जाएगा, BLV हो जाएगा, करंट है I, रेजिस्टेंस है R। तो ये देखो ये बहुत इजी, BVL माइनस IR। तो ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा। अब ये नीचे वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, देखिए। अ थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस R, एज यू कैन सी यहाँ पे आपके पास शेडेड रीजन जो दिया हुआ है, बेसिकली ये डिस्क नहीं है, ये रिंग है। और वो जो रिंग है MNQ, ये नीचे गिर रही है ना, v वेलोसिटी से नीचे गिर रही है और नीचे गिरने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ निकल रही है। हमें ये कहा जा रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग एट द पोजीशन MNQ। MNQ, इस पूरे पोर्शन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। तो पहले तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इस तरह का वायर अगर हुआ, उसमें जो ईएमएफ निकालना रहा वो बिल्कुल सेम होगा अगर आप ए और बी को स्ट्रेट लाइन से मिला दो। तो हमें MNQ पोर्शन में पूछा है, तो हम इसमें नहीं निकालेंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ये हमें M दिया है और ये Q, हम M और Q को डायरेक्ट मिला देंगे। तो सेमी सर्कुलर रिंग है तो ऑब्वियसली ये डायामीटर होगा, तो यहाँ पर कितना है 2R। तो हमें इस 2R लेंथ में ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, जो कि बहुत ही ईजी होगा। तो यहाँ पर हम देखो कैसे करेंगे। तो देखो जब गिर रही होगी ये रिंग, तो किसी सिचुएशन में ये वाली पिक्चर बनेगी, ये वाली पिक्चर बनेगी। हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि गिरते गिरते यहाँ पर ये dx लिखा हुआ है, आई डोंट नो मेरी वीडियो के पीछे छुप गया होगा क्या। ये देखो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो dx है। सपोज किसी टाइम पे ये नीचे dx डिस्टेंस से गिर गई, हम ये dx डिस्टेंस इतनी छोटी ले रहे हैं, इतनी छोटी ले रहे हैं कि ये जो एरिया बाहर निकला है, इतना ही एरिया डिक्रीज हुआ है, एरिया में चेंज हुआ है ना, क्योंकि जितना ये नीचे गिरी है उतना ही ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से इसका एरिया घट जाएगा। नीचे अगर बढ़ रहा है खाली जगह पे तो उतना ही एरिया ऊपर से कम होगा। तो ऊपर वाला तो शेप बड़ा अजीब सा है, ये वाला शेप तो बड़ा अजीब सा है, तो ये वाला शेप निकाल लो, यही एरिया में चेंज होगा। तो लेंथ कितनी है 2R, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है dx, तो चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा 2R इंटू dx। ये हमारे पास चेंज इन एरिया हो जाएगा। तो फ्लक्स में चेंज हमारे पास आ जाएगा, ये देखो फ्लक्स में चेंज कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है इनटू चेंज इन एरिया। तो हमारे पास यहाँ पे माइनस का 2R आएगा, 2R, क्योंकि हमने अभी भी देखा है 2R dx। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास चेंज इन फ्लक्स हो गया। चेंज इन फ्लक्स आते ही इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा d∅dt। तो 2br तो कांस्टेंट है, dx/dt हमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि x डिस्टेंस हमने वर्टिकल मानी है तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसे हम क्या लिख सकते हैं dx/dt। तो dx/dt को आप लिखेंगे v, एक नेगेटिव कैंसिल आउट होके आपके पास आ गया ईएमएफ। ठीक है, सो यही इसका आंसर होगा। अब ये देखिए हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ अ कंडक्टर रोड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने ये देखा था कि कंडक्टिंग रोड जो है वो लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रही थी और उस वजह से उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आया था। अगर मान लीजिए उसकी लीनियर वेलोसिटी कुछ भी नहीं हो रही है और उस रोड का एक पॉइंट फिक्स करके और हम उसे एक सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करवा रहे हैं, तो रोटेशन की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, एंड दैट वी हैव टू कैलकुलेट। So let a conducting rod is rotating in a magnetic field about an axis passing through its one end। तो इसका फर्स्ट एंड जो है वो O पॉइंट पे है, एज यू कैन सी यहाँ पर इसका वन एंड है, इसको हमने फिक्स कर रखा है, और जो दूसरा एंड है वो पहले P पे था, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से वो P प्राइम पे आ गया, थोड़ी देर बाद वो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। रोड जो है वो अपनी लेंथ के बराबर रेडियस का एक सर्कल ट्रेस करेगी। नाउ कंसीडर एन एलिमेंट dx। तो हमने यहाँ पर ये dx एलिमेंट ले लिया है और इसकी जो वेलोसिटी है, ऑब्वियसली जब कोई पार्टिकल सर्कल पे मूव करता है तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है। तो यहाँ पर हमने ये जो रोड है उसका dx एलिमेंट लिया है और वो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, सो लॉरेंज फॉर्मूला से हमारे पास उसका ईएमएफ कितना आ जाएगा, bv इंटू dx आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि कोई एलिमेंट आपने लिया है, ये देखिए अगर उसकी रेडियस x है और ये वाला पॉइंट x रेडियस का सर्कल बना रहा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमें ओमेगा दी है, तो वी नो ओमेगा हमारे पास v इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा इंटू रेडियस। फिलहाल हमने dx एलिमेंट लिया है, वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, तो उसकी रेडियस कितना होगा, x होगा।
सो ये v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स हमारे पास रिलेशन रहेगा। यहाँ पर v की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। पूरी रोड के लिए हमें ईएमएफ चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लेंथ हमारे पास x की लिमिट 0 to l जाएगी और वो हमारे पास 0 to l में हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया है और ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आया है। ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास 2 पाई f होता है, चाहे तो आप फ्रीक्वेंसी f के टर्म में ये ले सकते हैं। ये लेने से फायदा क्या होगा कि हमारे पास ये b इंटू एफ इंटू पाई एल स्क्वायर आया है और हम जानते हैं कि l लेंथ की रोड अगर ट्रेस करते करते पूरा सर्कल ट्रेस करती है तो वो जो एरिया उस सर्कल का बनेगा वो कितना होगा, पाई एल स्क्वायर होगा। तो हमारे पास पाई एल स्क्वायर को हम ए भी लिख सकते हैं और इस तरह से हमारे पास एरिया के फॉर्म में ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ व्हील विद 10 मेटेलिक स्पोक्स, एक इस तरह से व्हील दिया हुआ है और उसमें इस तरह से स्पोक्स लगे हुए हैं। 10 स्पोक्स है, मैंने कितने बनाए, 1 2 3 4 5, आप 10 समझ लीजिएगा। सबकी लेंथ ऑब्वियसली 0.5 मीटर होगी क्योंकि वो सर्कल के अंदर रखे हुए हैं, तो सबकी लेंथ यहाँ पे ये 0.5 मीटर होगी। एल मान लेते हैं, फिलहाल एल मान लेते हैं। ओके, एंगुलर स्पीड हमें देखो रिवॉल्यूशंस पर मिनट दिया है। रिवॉल्यूशंस पर मिनट का मतलब आपको ओमेगा इज इक्वल्स टू जो 2 पाई एफ होता है उसमें आपको इस एफ की वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि एफ की जो यूनिट होती है वो हमारे पास नंबर ऑफ सर्कल्स या नंबर ऑफ राउंड्स पर मिनट या पर सेकेंड होती है। तो बिकॉज ये आपको पर मिनट दिया है इसलिए इसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया है, 60 से डिवाइड किया है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर कितना टाइम होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 120 पर 60 किया है। आई होप ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस है, ये अपॉन टाइम होता है, पर सेकेंड में आएगा। तो हमारे पास कितना है, 60 सेकेंड हमने कर दिया। इन अ प्लेन नॉर्मल टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एंगल हमारे पास 90 दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 0.4 गॉस, अब ध्यान रखिए हमें गॉस में दिया है, हमें टेस्ला में कन्वर्ट करना है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो एक गॉस होता है उसमें 10⁻⁻⁴ टेस्ला हमारे पास होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 10⁻⁴ से। तो 0.4 गॉस है, 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। यहाँ पे 4 से मतलब 4 में ले लिया है तो एक पावर और लगानी पड़ जाएगी, -5। लेंथ हमें इतना दिया है, हमने अभी अभी ऊपर ईएमएफ का फॉर्मूला देखा था इस तरह से, जब वो घूमते हैं तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है, तो ये हाफ बी ओमेगा हमारे पास ओमेगा एल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा। सो ये कितना आएगा, हाँ, सो ये भी हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास एज यू कैन सी, ये देखिए ओमेगा कितना हमारे पास 4 पाई दिया है, तो ये ओमेगा हो जाएगा और ये एल स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो है इंड्यूस ईएमएफ होगा, लेकिन ये तो हमने एक का निकाला है, हमें पूरे सर्कल में निकालना है। तो एज यू कैन सी देखो, सपोज ये वाला पॉइंट ओ है और बिकॉज ये सर्कल का ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सारे सेम पोटेंशियल पे है, क्योंकि उसका हमें कोई रेजिस्टेंस दिया नहीं है। तो सेम पोटेंशियल पे होने की वजह से ये सारे स्पोक्स क्या है, पैरेलल में है, क्योंकि एक पॉइंट तो कॉमन है सबका और बाकी सारे पॉइंट, सपोज ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो अगर सपोज ये ए है तो ए के बीच में ही ये पहला स्पोक, ये दूसरा स्पोक, ये तीसरा स्पोक, क्यों जो अगर इसको बैटरी से रिप्लेस करोगे, इसको बैटरी से रिप्लेस करोगे, इसको बैटरी से रिप्लेस, तो भी ओ एंड ए के बीच में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने की वजह से रिजल्टेंट ईएमएफ उतना ही होगा जितना किसी एक में होगा। इसलिए ऑल द 10 स्पोक्स आर कनेक्टेड विद देयर वन एंड एट द एक्सिल, यानी कि जो सेंटर पॉइंट है, एंड अदर एंड एट द रिम, रिम मतलब ये आउटर मोस्ट पॉइंट होता है। सो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हेंस ईएमएफ अक्रॉस ईच स्पोक इज सेम। सो नंबर ऑफ स्पोक इज इमटेरियल, हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने नंबर ऑफ स्पोक्स है, वो सेम ही होगा। सो ये क्वेश्चन देखिए, इजी सा क्वेश्चन है। हॉरिजॉन्टल कॉपर डिस्क, इस बार आपको डिस्क दिया है, ठीक है। मेक 10 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये इसका सेंटर है, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये इस तरह से रोटेट कर रही है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड रिम, सेंटर मतलब ओ पॉइंट और रिम मतलब ए पॉइंट, ओ और ए के बीच में। तो जो डिस्क है वो बहुत सारी कंडक्टिंग हमारे पास क्या होगा, रोड से मिलकर बना हुआ होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही बात है,
अभी जो स्पोक्स का देखा था वो 10 स्पोक्स थे, वैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पोक्स ले लो तो डिस्क बन जाएगी, है ना, पास पास में रखे हुए रहने दो। पर जैसे कि हमने कहा था कि नंबर ऑफ स्पोक्स जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई एक रोड कंसीडर कर लो, ऐसी ही बाकी रोड से मिलकर हमारे पास ये डिस्क बन जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर बी की वैल्यू गॉस में दिया है, उसको सबसे पहले हमें टेस्ला में कन्वर्ट करना है। रेडियस हमारे पास सेंटीमीटर में दिया है, उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन हमें 10 रोटेशन पर सेकेंड दिया है, इसका मतलब ये वैल्यू एफ की है, तो हमें ओमेगा चाहिए तो 2 पाई एफ निकालना पड़ेगा, तो 2 पाई एंड एफ। ओके, ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन द सेंटर एंड द रिम, तो हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास R इज इक्वल टू L होगा, वैल्यूज पुट करी और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट हमारे पास देखिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम, let increase with time, there is an induced electric field in the conductor caused by changing magnetic flux। ये हमें मैक्सवेल के लॉज अगर आपने पढ़े होंगे तो हमें पता है कि जो डेल क्रॉस बी होता है वो कहीं ना कहीं डेल क्रॉस ई जो होता है वो डेल बी बाय डेल टी से रिलेटेड होता है, यानी अगर बी में टाइम के साथ चेंजेस हो रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ओके, सो ये कुछ कैसे पता चलेगा, कितना होगा, क्या डायरेक्शन लेनी है, वो यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेते हैं वो कंजर्वेटिव होती है, और कंजर्वेटिव होने की वजह से उसका जो कर्ल आता है वो हमें 0 मिलता है। ठीक है, डेल क्रॉस ई हमारे पास 0 होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉन कंजर्वेटिव है, इसलिए ये वैल्यू 0 नहीं आएगी, बल्कि ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, माइनस का डेल बी बाय डेल टी के इक्वल आएगी। तो यहीं से पता चलता है कि ये कंजर्वेटिव नहीं है। दूसरी चीज, अगर कोई फील्ड कंजर्वेटिव होता है तो किसी क्लोज्ड पाथ के अराउंड उसका ई डॉट डी एल यानी लाइन इंटीग्रल 0 आता है, बट बिकॉज ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होगी तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो फिर इसका जो लाइन इंटीग्रल होगा वो किसके इक्वल होगा, तो ध्यान रखना वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगा, जो कि हम जानते हैं माइनस का डी फाई बाई डी टी होता है। ठीक है, सो ये आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है। सेकेंड आपके पास पॉइंट है, ड्यू टू सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड ई हैज द सेम मैग्नीट्यूड एट पॉइंट ऑन द सर्कल एंड इट इज टेंजेंशियल एट पॉइंट वो। ये डायग्राम देख लीजिए, अगर कोई आपने आर रेडियस का सर्कल लिया है तो उसकी रिम पे कितने भी पॉइंट्स हो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, वो किधर होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमारे पास होती जाएगी। थर्ड पॉइंट है, बीइंग नॉन कंजर्वेटिव सो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल हैज नो मीनिंग। एक्चुअली ई इज इक्वल्स टू माइनस का डेल फाई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक पोटेंशियल से या माइनस का डेल वी, जो भी आप कहना चाहें, ये पोटेंशियल होता है। ये रिलेशन तभी आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है, बिकॉज यहाँ पे कंजर्वेटिव नहीं है तो इस पोटेंशियल का कोई मीनिंग नहीं है, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग कोई पोटेंशियल नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट, द फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्टेशनरी चार्जेस। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ते आए हैं वो वाली फील्ड और ये वाली फील्ड कंप्लीटली डिफरेंट है। फिफ्थ पॉइंट है, द रिलेशन एफ इज इक्वल टू क्यू ई इज स्टिल वैलिड, ये वैलिड रहेगा। दिस फील्ड कैन वेरी विद टाइम, ऑफ कोर्स ये टाइम के साथ चेंज हो सकती है। और हमारे पास यहाँ पे बिकॉज हमने बता दिया है कि ई डॉट डी एल जो था वो किसके इक्वल था, ईएमएफ के इक्वल था, यानी डी फाई बाई डी टी के इक्वल था, ये हमने ऊपर देख लिया था। और डी फाई बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डी बी बाई डी टी, क्योंकि फाई जो होता है वो फ्लक्स होता है, वो होता है बी इंटू ए। एरिया चेंज हो नहीं रहा इसलिए एरिया बाहर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो डी बाई डी टी किस पे लग गया, बी पे लग गया। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज द सेम एज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। करंट की वैल्यू हमें पता है कैसे निकालनी होती है, हम पढ़ चुके हैं, और जो करंट डायरेक्शन आएगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। The magnetic field at all points within the cylindrical region whose cross section is indicated in the figure start increasing at a constant rate alpha. Find the magnitude of electric field as a function of r, the distance from the geometric center of the region. ये आपको एक सिलेंडर इस तरह से दिया हुआ है जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इस तरह से, ये इस तरह से रखा हुआ होगा, उसका क्रॉस सेक्शन आपको दिया है, रेडियस उसकी r दी है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर है, मतलब इनसाइड द प्लेन है। हमें यहाँ पर 3 रीजन लेने हैं, r लेस देन r यानी सिलेंडर के अंदर,
R इक्वल टू R यानी सिलेंडर के सरफेस पे, R ग्रेटर देन R यानी सिलेंडर के बाहर, तीनों जगह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एज अ फंक्शन ऑफ R यूजिंग द कंसेप्ट जो हमने अभी अभी देखा है। तो सबसे पहले अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा EL इज इक्वल्स टू A dB बाई dt। तो सबसे पहले हम इनसाइड द प्लेन लेते हैं, इनसाइड द सिलेंडर लेते हैं। तो ये डॉटेड वाला लाइन वाला आपको दिख रहा है, ये डॉटेड लाइन वाला हमारा एज यू कैन से एम्पियर का लूप है या जो भी है, ये हमने लूप ले लिया। इस पूरे सरफेस पे, इस पूरे सर्कल पे हम क्या लगाएंगे E डॉट dl। जैसा कि हमने देखा है कि कोई भी सर्कुलर लूप लेते हो तो इसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ भी अलोंग द टेंजेंट होती है, और हमने अभी अभी देखा इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलोंग द टेंजेंट होगी, यानी हर पॉइंट पे E और L के बीच का एंगल जो है वो कितना होगा, 0 होगा। और यहाँ पर E डॉट dl है तो डॉट का मतलब cos थीटा, cos 0 1 होता है, तो सिंपली इसको आप लिख सकते हैं। और E का मैग्नीट्यूड सेम है तो E बाहर आ जाएगा और dl आपके लूप की टोटल लेंथ हो जाएगी। लूप हमने छोटे वाले r यानी स्मॉल r का लिया है तो लूप की लेंथ 2 पाई r हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड E है हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू एरिया। एरिया कितना आएगा, इस लूप ने कितना एरिया एनक्लोज किया है, तो r रेडियस है तो एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और dB बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि क्वेश्चन में हमें दिया है अल्फा, तो dB बाई dt की वैल्यू अल्फा आ जाएगी। यहां से आप E की वैल्यू निकाल लीजिए, और हमें E के साथ R का रिलेशन चाहिए, तो E प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है और 2B कांस्टेंट है। जब हमें सरफेस पे लेना होगा तो सिंपली जो हमें R अल्फा बाई 2 मिला है E की वैल्यू, उसमें इस स्मॉल r की जगह आप बस कैपिटल R कर दीजिए तो हमें R अल्फा बाई 2 आ जाएगा ये, और ठीक है। R ग्रेटर देन R में बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो वो थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे। हाँ, R ग्रेटर देन R में ये देखो डॉटेड वाला जो लूप है ये आपको बाहर लेना पड़ेगा, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो सिर्फ इतने से पोर्शन में है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला होता है इसमें एरिया वही लिया जाता है जितने एरिया में हमें dB बाई dt मिल रहा हो, यानी जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो सिर्फ वही एरिया हमें लेना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो अभी भी E इंटू 2 पाई r होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो L है वो हमारा वो लूप होता है जहां मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना होता है, तो यहाँ तो 2 पाई छोटा वाला R आएगा, लेकिन एरिया में इस बार बड़ा वाला R इसलिए लेना है क्योंकि ये जो रेड वाला पोर्शन मैं बना रही हूँ अभी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अंदर वाले रीजन में है, तो जहां पर dB बाई dt है वही एरिया लेना है, तो वो पाई r स्क्वायर हो जाएगा, और dB बाई dt अल्फा है। यहाँ से E की वैल्यू निकालो, आप देख सकते हो कि स्मॉल r इस बार नीचे आ रहा है तो E प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r होगा। तो ग्राफ प्लॉट करो, r लेस देन r, ये रहा r लेस देन r, इसमें हमें E प्रोपोर्शनल टू r मिला था तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, और यहाँ बाहर में हमें E प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई थी सरफेस पे R अल्फा बाई 2 जो कि हमें मिल चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, फॉर द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन फिगर द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बी आपको टी का फंक्शन के फॉर्म में दे रखा है, ये देखिए बी आपको टी के फंक्शन के फॉर्म में दे रखा है, और एक रीजन आपको तो दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, एक P1 जो कि सेंटर से R1 डिस्टेंस पे है, दिख नहीं रहा होगा तो आपको R1, और एक P2 पॉइंट है जो सेंटर से R2 डिस्टेंस पे है। ऑब्वियसली P1 जो है वो इनसाइड है और P2 पॉइंट आपका आउटसाइड है। रेडियस आपको इसकी दे रखी है कैपिटल R। हमें सबसे पहले निकालना है कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड एट पॉइंट P2 एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। P2 पॉइंट पे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, अगर उस पे हमें फोर्स निकालना है तो सबसे पहले आप देखिए कि बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। हमने अभी अभी पढ़ा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सर्कुलर रीजन के बाहर भी होती है, यानी जहां पर P2 पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी। और सपोज वो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है E, तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर रखा हुआ है, और हम जानते हैं कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा QE। तो Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, मैग्नीट्यूड निकालू तो सिर्फ E, और हमारा काम अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला ये रहा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, P2 पे निकालना है, तो P2 से गुजरता हुआ इस तरह से एक R2 रेडियस का सर्कल बना लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे
E इंटू 2πr2। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा E इंटू 2πr2। लेकिन एरिया कौन सा लेना है, जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि सिर्फ अंदर का सॉलिड वाला पार्ट है, कैपिटल R रेडियस का। तो एरिया की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी, पाई आर स्क्वायर, और dB बाई dt आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो एज यू कैन सी B कितना दिया हुआ है, 2t3। B की वैल्यू हमारे पास कितना है, 2t3 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 0.8। तो ये B की वैल्यू है। डिफ्रेंसिएशन करो तो 2t3 का कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6t स्क्वायर, और माइनस 40 का कितना हो जाएगा, माइनस 80, और इसका 0। तो ये देखो 60 स्क्वायर माइनस 80, ये तो हो जाएगा dB बाई dt। और बाकी आपके पास E की वैल्यू निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, A है, और ये आपके पास क्या है, dB बाई dt है। ये हो जाएगा dB बाई dt, और ये 2πr2 इधर से जो L मल्टीप्लाई किया था वो इधर आया है, राइट। तो हमें ये वैल्यू मिल गई है। T की वैल्यू अब हमें क्या रखना है, 2 रखना है। तो T की वैल्यू आप 2 रख लीजिए। सबसे पहले फोर्स निकालना है, E इंटू ई होगा, ध्यान रखना। तो E आप ऊपर से निकाल चुके हो, एट T इक्वल टू 2 F कितना हो जाएगा, तो ये तो है E, ये तो है E, और रिमेनिंग पार्ट आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड का, रिमेनिंग पार्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये आपका हो जाएगा R स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2r2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2r2 लेना पड़ेगा, लेकिन हमें पाई की वैल्यू भी यहाँ पे रखनी पड़ेगी। ये तो 6t स्क्वायर है, तो 6t स्क्वायर माइनस 80 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास, अच्छा पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल आउट, और ये हमारे पास है 2r2। ये आप न्यूमेरिकल चीज खुद करके देखिएगा, ज्यादा सही रहेगा। सारी वैल्यूज पुट करिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास dB बाई dt पॉजिटिव है, ध्यान रखना, dB बाई dt बिकॉज t इक्वल टू 2 पे हमने देखा पॉजिटिव आ रहा है, 6t स्क्वायर माइनस 8t, ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, इसका मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो करंट कैसे फ्लो होनी चाहिए, करंट ऐसे फ्लो, अब इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो करंट आपके पास कैसे आनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज आनी चाहिए, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी तो अपने थंब को, अपनी फिंगर्स को करंट के पीछे पीछे लेके जाओ। थंब आपका बाहर की तरफ आ रहा है, थंब आपका बाहर की तरफ इसलिए आना जरूरी है क्योंकि आपका फ्लक्स जो है वो अंदर के साइड इंक्रीज हो रहा है, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए आपको बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाना पड़ेगा। इस वजह से इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो ऊपर की तरफ होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। सो यानी कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज एज शोन इन फिगर, एंड फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज इज राइट परपेंडिकुलर टू ई डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर लगी है तो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर फोर्स कहाँ आएगा, नीचे। तो ये फोर्स की डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। इसका जो पार्ट बी है, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1। अब P1 का जो है वो मैं आप पर छोड़ रही हूँ, P1 का सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। P1 का सॉल्यूशन ये देखिए, P1 का सॉल्यूशन आपके पास R1 है, T है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर डिस्कस किया है, और dB बाई dt है, dB बाई dt अगेन पॉजिटिव आपके पास आ रहा है, तो सेम पहले वाले केस में ही रहेगा। लेकिन आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, क्योंकि देखो इस बार ये हमारा सिलेंड्रिकल रीजन था, R1 हम P1 पॉइंट हमें यहाँ दिया था, P1 हमें यहाँ दिया था, तो सर्कल हमारा ऐसा बनेगा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, तो जाहिर सी बात है फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, F2। इस बार फोर्स हमारा इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर लगेगा, ठीक है। बाकी मैग्नीट्यूड जो है वो ऊपर से एक्सप्लेन किया है, तो वो आप इसको थोड़ा सा खुद समझने की कोशिश कीजिए। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो हम कल करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।